तो क्या पढ़ना है? प्रेसिडेंट पढ़ना है। आइए देखिए, सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक बात आपको बता दूं कि आप भारत में किस प्रकार का संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। और पार्लियामेंट्री गवर्नेंस में क्या होता है कि आपको हमने बताया था कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका से ही निकल करके आता है। इस तरीके की एक बात आपको हमने कही थी। इस व्यवस्था में एक टर्म होता है सरकार। सरकार के हो जाते हैं 3 अलग अलग अंग। तीनों अंगों का नाम क्या है? तो एक आप बोलते हो कार्यपालिका, एक होता है विधायिका, और एक क्या हो गया? न्यायपालिका। ठीक है। और ये जो कार्यपालिका आपको दिखाई दे रहा है, ये जो विधायिका दिखाई दे रहा है या न्यायपालिका दिखाई दे रहा है, देखिए कार्यपालिका का मतलब एकदम मोटे मोटे शब्द में समझ लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM यानी मंत्री परिषद, या इसे भी आप मंत्री परिषद बोल लें। इसके अलावा इसके अंदर में नौकरशाही पूरी आती है, ब्यूरोक्रेसी भी पूरी आती है। ठीक है, ये सब हो जाते हैं कार्यपालिका। विधायिका को ही हम लोग संसद बोलते हैं, और इसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, 2 सदन और एक स्वयं राष्ट्रपति। न्यायपालिका एक अलग चीज है। यहां पे इतनी सारी बात बताने के पीछे का मकसद क्या है समझ लीजिए। हमारा राष्ट्रपति कई प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है, कई प्रकार के भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है, जिसमें इसकी एक भूमिका ये है कि ये कार्यपालिका प्रमुख है। कार्यपालिका प्रमुख है, यानी कार्यपालिका जो है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख रहे हैं, इसका हेड है। जो भी काम सरकार करती है वो सब के सब इन्हीं के नाम से होता है। ऐसा मतलब ऐसा ही होता है कि इन्हीं के सिग्नेचर से होगा। तो कार्यपालिका का प्रमुख। और एक और भूमिका इनकी बहुत बड़ी है, जिसको आप कहते हो विधायिका का अभिन्न अंग होना। ये जो संसद है, आर्टिकल 79 में ये बात कही गई है कि इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिल करके संसद का निर्माण करें। यानी राष्ट्रपति, संसद, और संसद को ही क्या बोलते हैं? तो विधायिका बोलते हैं। तो विधायिका का क्या होगा? एक अभिन्न अंग होगा। 2 पॉइंट तो पहले जान लीजिए। और भी कुछ इनको नाम दिया गया है, जैसे इन्हें संघवाद का संरक्षक कहा गया है। संघवाद का संरक्षक कहा गया है। प्रोटेक्टर ऑफ फेडरलिज्म, यानी कल को अगर राज्यों की ताकत को ही, मतलब राज्यों को कल को कोई हटाने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसा न होने दें। इन्हें राष्ट्र का प्रथम या भारत का प्रथम नागरिक का भी दर्जा प्राप्त है। प्रथम नागरिक का दर्जा भी प्राप्त है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा भी इनको क्या है? प्राप्त है। ये बात भी आपको जान लेना चाहिए। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। इस तरीके से प्रेसिडेंट को हम लोग अलग अलग तौर पर जान रहे हैं, अलग अलग नाम से जान रहे हैं। ये एक छोटी सी भूमिका। अब देखिए, भारतीय संविधान में अगर आप जाएंगे तो जो भाग 5 है, इस भाग 5 में अगर आप जाओगे तो उसको कहते हैं संघ। और इस भाग को कई अलग अलग अध्याय में बांटा गया है। आप देखिएगा, हमने आपको जो पढ़ाया है भारतीय संविधान के विभिन्न भाग और अध्याय, उसमें दिया गया है। उसका एक अध्याय है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका। और ये जो एक अध्याय है, इसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक का जिक्र है। और इसी 52 से 78 तक के जिक्र में संघीय कार्यपालिका के जो लोग आते हैं वो सब आते हैं। जरा सा देख लीजिए पहले तो कौन कौन आते हैं। तो संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आ रहा है, जरा देख लीजिए। एक तो स्वयं प्रेसिडेंट हो गया, यानी राष्ट्रपति हो गए। एक उपराष्ट्रपति हो गए। दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया,
और इसमें प्रधानमंत्री भी हो गए, प्राइम मिनिस्टर भी हो गए, और एक और आता है जिसको आप कहते हो, एक और कौन है, तो एक और है महान्यायवादी, जो अटॉर्नी जनरल जिसको हम बोलते हैं। ये है संघीय कार्यपालिका का हिस्सा। समझ में आई मेरी बात? कौन कौन हो गए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल देखिए क्या है, थोड़ा सा और इसको और अच्छे तरीके से, थोड़ा सा और माइन्यूट लेवल पे जाइए तो आपको पता चलेगा कि ये जो राष्ट्रपति हैं, ये हैं आर्टिकल 52 में बोला गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये जो उपराष्ट्रपति हैं, ये हैं आर्टिकल 64 में बोला गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी मंत्री परिषद है, यह है आर्टिकल 74 में। और ये जो पीएम साहब हैं, इनके बारे में जिक्र किया गया आर्टिकल 75 में। और ये जो अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, इनके बारे में जिक्र है आर्टिकल 76 में। तो अनुच्छेदों से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा मेरी बात। राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 64, मंत्रिपरिषद 74, प्रधानमंत्री 75, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी अनुच्छेद 76। इन सब में ये सब बातों को दिया गया है, ठीक है ना। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा मैं समझा दे रहा हूं, बाद में एक बार फिर राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे अनुच्छेद को आपको क्लियर करा दूंगा, है ना। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति के बारे में हमने ये बात कर दी कि इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52, जिसमें ये कहा है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कहा गया है। ऐसे ही एक आर्टिकल है आर्टिकल 53, अनुच्छेद क्या 53। इसमें क्या कह देता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है, प्रेसिडेंट पी लिखेंगे हमेशा, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा? सीधे स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से करेगा? स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा? और इसी से यह पता चलता है कि संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किस पर निहित है? तो राष्ट्रपति पर निहित है। यानी जो भी काम होगा सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा, ऐसा माना जाएगा। यही ना बात है जी, बोलिए। इसी प्रकार एक आर्टिकल है आर्टिकल 54 में क्या है? तो यहां पे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बारे में जिक्र किया गया है। निर्वाचक मंडल कहने का मतलब इलेक्टोरल कॉलेज, वो समूह जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, हिस्सा देते हैं, हिस्सा मतलब जिनकी हिस्सेदारी होती है, उसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज। समझ में आई मेरी बात ना? तो इस तरीके से कौन है वो, बता सकते हैं क्या? कौन है? अगर आप बता सकते हैं तो बता दीजिए मुझे कि वो कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, यानी निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन है। तो याद रखिएगा निर्वाचक मंडल में क्या है, मैं आपको बता दूं कि इसमें 2-3 बातें याद रखना है। एक तो लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर्स, ये लोग। दूसरी बात जो राज्य हैं और राज्यों की जो विधानसभा है,
यहाँ के निर्वाचित सदस्य, यहाँ के निर्वाचित सदस्य। और तीसरी बात कि जो दिल्ली है और जो पुडुचेरी है ना, ये यूटीज हैं, किंतु यहाँ भी क्या है, विधानसभा है, तो यहाँ के जो विधानसभा हैं उसके भी निर्वाचित सदस्य हैं। हर जगह निर्वाचित सदस्य ही इसके चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, इसके इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है। इसके पीछे देखिए रीजन क्या डाला गया, समझिए माने क्यों ऐसा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, ऐसा क्या है इसमें। तो सीधा सीधी ये बात देखिए क्या तय किया गया कि चूंकि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है, और सर्वोच्च पद है, और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। तो जब अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये होता है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्वाचन। तो मनोनीत सदस्य जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते, इस वजह से मनोनीत सदस्यों को उसमें शामिल नहीं किया गया। एक तो अप्रत्यक्ष है, और अप्रत्यक्ष में भी मनोनीत भी अगर देने लगेंगे तो ये ठीक नहीं लगेगा, है ना। वैसे तो डायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए था, ये वाली सोच के तहत ऐसा कर दिया गया। दूसरी बात कि चूंकि राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत करते हैं, मनोनीत सदस्य करते हैं ना, राज्यसभा में करते हैं 12 सदस्यों को, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अब स्वयं राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, दोबारा वही अगर राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर वो लोग बायस्ड हो जाएंगे, हो सकता है वो लोग इनके पक्ष में मतदान करने लगे। ये दिक्कत, इन दिक्कतों की वजह से याद रखिएगा ऐसा किया गया है कि मनोनीत सदस्यों को हिस्सेदारी लेने नहीं दी गई है। अच्छा, एक बात यहाँ पे और मैं ऐड कर दूं, ये जो दिल्ली और पुडुचेरी आप देख रहे हैं, ये वाला प्रोविजन पहले नहीं था, इसके लिए एक संविधान संशोधन लाया गया है, 70वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन जो 1992 में लाया गया। और इस संविधान संशोधन के बाद दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी इसी संविधान संशोधन के माध्यम से, इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनको भी हिस्सेदारी दी गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। कुल यही बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, अब चलिए, ये तो निर्वाचक मंडल है, यानी भाग ले रहे हैं विधायक भी और सांसद भी, या आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भाग नहीं कौन ले रहे हैं, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन हिस्सा नहीं लेता, कौन भाग नहीं लेता, तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और जो विधान परिषद के सदस्य हैं, यानी राज्य विधानमंडल का जो एक और सदन होता है विधान परिषद, उसके सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं, ये लोग भाग नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि जो भाग ले रहे हैं, जैसे अगर बात करें हैं मत मूल्य की, मत मूल्य की मतलब वोट वैल्यू की, वैल्यू ऑफ द वोट की, तो एक वोट एक मूल्य नहीं है, जैसा कि हम लोग एमएलए और एमपी के चुनाव में करते हैं, ठीक है ना। इस मत मूल्य में विधायक का जो मत मूल्य है वो अलग है, और सांसद का जो मत मूल्य है वो अलग है। एक सांसद की वोटिंग वैल्यू अलग होगी, एक विधायक की वोट वैल्यू अलग होगी। अब देखिए, अगर एक ही होता मत मूल्य, मतलब अगर एक वोट दिए उसको एक गिना जाता, तो एक दिक्कत क्या आता समझिए। जैसे देश में टोटल सांसदों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो मान लीजिए एक मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट में बात कर रहा हूं कि लोकसभा में है 543 और राज्यसभा में कितना है, लगभग मान के चलिए 285 मान लीजिए ना, तो लगभग 783 के आसपास हो गया टोटल, है ना। मान लेते हैं, लेने के लिए मैं कह रहा हूं, इसमें कुछ एब्सेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ मर गए, ऐसी बात है। 783 ये टोटल। और उधर राज्यों की विधानसभाओं की बात करेंगे तो लगभग मान के चलिए कि 4000 के आसपास विधायक है। ये सांसद हुए और ये विधायक है। अब अगर दोनों की वैल्यू समान हो जाती, यानी एक एक मत होता, एक मत का मतलब एक हो जाता, तो जो राज्य जिधर चाह लेंगे,
या राज्य जिनको चालेंगे वही राष्ट्रपति बन जाएगा। केंद्र की मतलब एक तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र की भूमिका ही गौण हो जाएगी, क्योंकि उनकी संख्या कम थी। इसलिए एक व्यवस्था किया गया, और व्यवस्था कुछ इस तरीके से किया गया, व्यवस्था कुछ इस तरह से किया गया कि मत मूल्य विधायक का और सांसद का ये बराबर हो जाए। कुल जो होगा वोट माने तो सभी सांसदों का अगर मत मूल्य को जोड़ दिया जाए उतना बराबर सभी विधायकों का मत मूल्य ये हो जाए, ताकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की जो भूमिका रहेगी केंद्र की भी वही भूमिका रहे। समझ में आई मेरी बात? कुछ इस तरीके की सोच के लिए ऐसा किया गया। अब इसमें क्या किया गया जरा देख लीजिए, आइए मैं दिखाता हूं, बताता हूं आपको। तो अगर आप मत मूल्य के बारे में बात करेंगे, और पहले आप चलिए सांसदों, एक सांसद का मत मूल्य, लोकसभा राज्यसभा का कोई निर्वाचित सदस्य का जो वोट देगा उसकी वैल्यू क्या होगी अगर इसकी बात आप करते हो। तो आइए पहले इसको समझते हैं। इसमें बस इतना कहा गया कि सांसद का वोट वैल्यू कितना कितना डाल दिया गया, कितना डाल दिया गया बताइए? पहले सांसद नहीं, पहले विधायक का देख लेते जस्ट से। एक विधायक का वोट की वैल्यू क्या होगी राष्ट्रपति के चुनाव में, मैं इसकी पहले बात कर रहा हूं। तो इसको ये इस तरीके से एक फॉर्मूला तय कर दिया गया कि जो राज्य की जनसंख्या है, राज्य की जो जनसंख्या है इतना बाई क्या कर दिया गया, तो राज्य में मतलब विधानसभा के उसी राज्य की मैं बात कर रहा हूं कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या ये कर दिया गया। अब देखिए ये वैल्यू कुछ ज्यादा ही आ रहा था, मतलब जैसे अगर मान लीजिए झारखंड की जो मान लीजिए झारखंड का जो जनसंख्या है वो 3.5 करोड़ है, और यहाँ का जो आपका एक टोटल नंबर ऑफ निर्वाचित विधायक 81 हैं, तो ये वैल्यू कुछ बहुत बड़ा आ रहा था। देख रहे हैं आप, 3.5 करोड़ में 81 से भाग देंगे तो एक बड़ा, मतलब मान के चलिए कि एक विधायक का मत मूल्य हो जाएगा लगभग 30 लाख के आसपास की स्थिति, मतलब इस तरीके का, या 3 लाख के आसपास ये कहानी हो जाएगी। देख लीजिए ना कितना हो रहा है। जैसे देखिए मान लीजिए झारखंड का 3 करोड़ मान लीजिए जनसंख्या हो गया, मैं 3.5 नहीं 3 ही करोड़ कर रहा हूँ, जनसंख्या थोड़ा कम ही आंक ले रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं ये तो 30 लाख हुआ, 3 करोड़ अब हुआ, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए विधायकों की संख्या में बढ़ा क्या आंक रहा हूं, 81 नहीं 100, तो ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो भी कितना हुआ, तो 3 लाख एक विधायक का मत मूल्य हो जा रहा है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो इस वैल्यू को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए क्या कर दिया गया कि 1/1000 से गुणा कर दिया गया। अब जब 1/1000 से गुणा कर दिया जाएगा तो 3 और 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो झारखंड के एक विधायक की मत वैल्यू 300 के बराबर है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। विधायक का जो मत मूल्य है याद रखिएगा, वो इसका फॉर्मूला यही है, और 1/1000 रटना नहीं है। क्यों ऐसा किया गया, इस वैल्यू को, इस फिगर को मिनिमाइज करने के लिए 1000 से फिर भाग दे दिया गया, यानी 1/1000 से गुणा कर दिया गया। यही फॉर्मूला है एक विधायक के मत मूल्य का। अब जैसा अब मत मूल्य किसका निकालेंगे, तो एक सांसद का मत मूल्य देखिए, एक सांसद का। तो हमने आपको क्या बताया, सभी विधायकों का मत मूल्य और सभी सांसदों का मत मूल्य बराबर होना चाहिए। इसके लिए देखिए फॉर्मूला कैसा बना दिया गया कि सभी जो विधायक हैं, जितने भी विधायक हैं किसी भी राज्य का, सभी विधायकों के मत मूल्य का योग, यानी अगर 4000 विधायक हैं देश में,
तो चारों हजार का क्या हो जाएगा, टोटल जो मत मूल्य जुड़ करके हुआ, उसी में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या को भाग दे दिया गया। सदस्यों की संख्या, और ऐसा फॉर्मूला इसलिए बनाया गया, याद रखिएगा, सभी विधायकों का मत मूल्य बाई टोटल जितने सांसद हैं, तो कुल मिलाकर के ऐसा इसलिए कह दिया गया कि सभी सांसदों का मत मूल्य अगर निकाल दें तो वो बराबर हो जाएगा सभी विधायकों का मत मूल्य, इसीलिए फॉर्मूला किया गया। समझ में आई मेरी बात? दो फॉर्मूला है मत मूल्य से रिलेटेड, तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान में इन बातों का भी आपको, ये बातें भी थोड़ी सा आपके ध्यान में हो, ठीक है।